चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से गांधी जी ने सॉल्ट मार्च और वी कॉल्ड एज दांडी मार्च स्टार्ट किया था इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू ब्रेक द सॉल्ट टैक्स। क्लियर? आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ पार्टिसिपेंट्स शो द मूवमेंट, विच मूवमेंट? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो चलिए कंट्री साइड में दो लोगों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला है रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स एंड द सेकंड वन वाज पुअर पीजेंट्स। क्लियर? तो चलिए रिच फार्मर्स और वी कॉल्ड एज लैंडलॉर्ड्स, ये लोग का आइडिया क्या था, किस नोशन के तहत जाके ये लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? हाई रेवेन्यू। वहां की रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई होती थी, ये तो आप लोग सबको पता है। और देखिए सारा पॉइंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो हाई रेवेन्यू वहां पे होती थी, उसके वजह से क्या हुआ, जो भी एग्रीकल्चरल गुड्स और मटेरियल्स के प्राइसेस थे वो डाउन हो जाते थे, बहुत ज्यादा डाउन हो जाते थे। क्लियर? तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि रिच फार्मर्स जो हैं वो लोग गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो लोग पूरे के पूरे नाखुश हो चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से और इसीलिए रीसेंटमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट, वो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके वो लोग फिर पार्टिसिपेट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और वो लोग स्वराज के लिए फाइट करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि स्वराज के लिए तो सभी लोग फाइट करते, सारे इंडियंस फाइट कर रहे थे, लेकिन सबके फाइट करने के पीछे उनका अपना एक अलग नोशन, अपना एक अलग आइडिया होता था। क्लियर? नेचुरली सभी लोग हर चीज को करने में सबसे पहले अपने प्रॉफिट देखेंगे, अपना लॉस करवा के कोई दूसरे का काम तो नहीं पूरा करेगा। तो अब रिच फार्मर्स का क्या प्रॉफिट होता था, वो लोग स्वराज के लिए फाइट क्यों किए थे? वो लोग स्वराज के लिए, ऐसा नहीं है कि वो लोग इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे इंडिया में, नहीं, इंडिपेंडेंस तो चाहते ही थे, लेकिन उस वक्त के सिचुएशन पे इनका क्या नोशन था, अगेंस्ट फाइट फॉर स्वराज, दैट वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। वो लोग इसीलिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कि आपका जो हाई रेवेन्यू है उसको आप लोग कम कीजिए, ये बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रिच फार्मर्स के पीपल्स, रिच फार्मर्स के जितने भी लोग थे वो लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों किया। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट वन इज पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स क्यों पार्टिसिपेट किए थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, उनका क्या आइडिया था? तो पुअर पीजेंट्स का भी चलिए हाई रेवेन्यू देख रहेगा ही रहेगा, हाई रेवेन्यू उसमें भी था, हाई रेवेन्यू उसमें भी था, हाई रेवेन्यू तो सबके लिए था क्योंकि टैक्सेस पे करते थे लोग, तो इनका भी वही आइडिया था, हाई रेवेन्यू था, प्लस इनका एक और चीज ऐड हो गया था। वो ऐड क्या हुआ था? अनपेड रेंट टू बी रेमिटेड। अब पुअर पीजेंट्स क्या करते थे, उनका अपना जमीन, अपना लैंड तो नहीं होता था, वो लोग लैंड खरीदते थे, किससे खरीदते थे? रिच फार्मर्स से, और इनके लैंड पे पुअर पीजेंट्स वर्क करते थे। तो उसकी वजह से क्या होगा, पुअर पीजेंट्स को, रिच फार्मर्स को भी तो रेंट देना पड़ेगा। तो वो लोग ये डिमांड किए थे कि हम लोगों को हाई रेवेन्यू तो कम करवाना ही करवाना है, प्लस क्या और करवाना है, जो हम लोग रेंट पेड करते हैं लैंडलॉर्ड्स को, क्योंकि हम उनके जमीन पे काम करते हैं, तो हम लोगों को वो रेंट बंद करवा दीजिए, वो रेंट हम लोग नहीं देना चाहते हैं। क्लियर? तो चलिए अब इन सब की वजह से क्या हुआ, रेडिकल मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। रेडिकल मूवमेंट इट मींस कि पुअर पीजेंट्स, उस वक्त क्या था, सोशलिज्म का आइडिया चल रहा था। सोशलिज्म कहां से आया था? रशिया से आया था। इट मींस उसमें क्या बोला गया था, जितने भी जमीन है वो लोगों में बांट दिया जाए, उससे वो जमीन ले लिया जाए। क्लियर? तो और पुअर पीजेंट्स वायलेंट मूवमेंट को अडॉप्ट करते थे, तो इन सब को देखते हुए ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये लोग भी चाहते थे कि हमारा देश आजाद तो हो, प्लस इन लोग का हाई डिमांड, इंपॉर्टेंट डिमांड क्या था
कि हाई रेवेन्यू को कम किया जाए और जो हम लोग रेंट देते हैं लैंडलॉर्ड्स को उसको बंद करवाया जाए। तो इसीलिए इसे रेडिकल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो चलिए अब इस रेडिकल मूवमेंट में जो पुअर पीजेंट्स के द्वारा करवाया गया उसमें कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट, उसमें कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती थी। अब क्यों नहीं करती थी? इसीलिए क्योंकि पुअर, अब कांग्रेस में तो अपना प्रॉफिट देखेगी यहाँ पे। कांग्रेस को पैसा मिलता था, कहाँ से मिलता था? बाय लैंडलॉर्ड्स, रिच फार्मर्स उनको कुछ देते थे, उनका फाइनेंस, ये सारा चीज होते रहता था कंट्री साइड में भी, और हम लोग आगे टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कांग्रेस इसीलिए पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं तो लैंडलॉर्ड्स हमसे गुस्सा हो जाएंगे और फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए कांग्रेस यहाँ पे बिल्कुल भी उसकी इच्छा नहीं थी कि वो पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट करे इन देयर रेडिकल मूवमेंट्स अंडर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने कंट्री साइड के अंदर देखा कि किस तरह से रिच फार्मर और लैंडलॉर्ड्स ने और पुअर पीजेंट्स ने पार्टिसिपेशन दिया अपना इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्लियर? ना अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टाउन्स में लोगों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल ओनर्स के बारे में। आखिर किस तरह से इंडस्ट्रियल ओनर्स ने पार्टिसिपेट किया, उनका क्या नोशन था कि उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहा। इंडस्ट्रियल ओनर्स एक मतलब FICCI, ये लोग फाइनेंस का काम करते थे, जो कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो FICCI का फुल फॉर्म क्या हुआ? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927। ये फॉर्मेशन 1927 में हुआ था। इस फाइनेंस आप लोग कंपनी बोल दीजिए, फाइनेंस कंपनी का फॉर्मेशन 1927 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका फुल फॉर्म मेरे नोट्स में भी मेंशन कर रखा है, नोट्स वीडियो पार्ट 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक। तो चलिए इंडस्ट्रियल ओनर्स ने सबसे पहले फॉर्मेशन किया FICCI का, जो फाइनेंस करती थी कांग्रेस पार्टी को। किस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को वो लोग फाइनेंस करती थी। ओके, देन वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। चलिए अब इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ कब की? वर्ल्ड वॉर 1 की। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था ये आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि कब से कब तक वर्ल्ड वॉर 1 चला था। तो चलिए वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी में क्या था? उस वक्त ब्रिटेन जो है उसकी वॉर चल रही थी। क्लियर? तो अब उसको वॉर में जीतने के लिए, उसको वॉर में जाने के लिए आर्म्स चाहिए होंगे, वेपन्स चाहिए होंगे। तो उन सब को क्या होता था, उस वक्त की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी वो हमारे इंडिया में भी पोस्टेड थी। ब्रिटिशर्स क्या थे, हमारे इंडिया में भी अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करते थे और उसके थ्रू इंडियंस जो है सामान लेते थे, और कुछ उनके ब्रिटेन में भी होती थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई जिसमें इंडस्ट्रियल ओनर्स वगैरह थे। क्लियर? तो उस वक्त क्या हुआ कि चलिए जैसे ही जब सारा कुछ हो गया, वो लोग आती थी इंडिया से सामान ले जाती थी या फिर पैसे ले जाती थी, कुछ वर्कर्स को ले जाती थी ताकि वहां पे जाके काम करवा के आर्म्स एंड वेपन्स बनवा सके। तो ये सारा कहानी वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म होता है, ये आप लोगों का काम है मेंशन करना कब से कब तक चलता है। वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म होता है उसके 10 साल, तकरीबन 10 साल के बाद, 10 to 12 और 13 इयर्स के बाद, यानी कि 1931 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आता है। ये तो आप लोगों को पता है। चलिए तो 1931 तक आते आते हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा डेवलप हो जाती है और वहाँ के ओनर्स, वहाँ के वर्कर्स और भी ज्यादा स्मार्ट तरीके से अपना काम करने लगती हैं। बट उसी वक्त और क्या था, ब्रिटेन के भी तो कंपनीज हमारे इंडिया में पोस्टेड थी, वहाँ की भी कंपनी आती थी यहाँ पे और यहाँ पे सस्ते दाम में, यानी कि
डायरेक्ट लो प्राइस कॉस्ट पे यहाँ पे सामान सेल करती थी। तो इसके वजह से क्या होगा, हमारी जो इंडिया की जो भी इंडस्ट्रीज, जो भी फैक्ट्रीज, जो भी प्रोडक्ट थे, उनका सेलिंग तो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर की कंपनीज, बाहर की इंडस्ट्रीज आके उसको उसी प्रोडक्ट को कम दाम पे सेल कर रही है। तो इंडस्ट्रियल ओनर्स क्या चाहते थे? दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। वो लोग जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे थे, कहां से हो रहे थे? ब्रिटेन से। तो वो लोग उससे प्रोटेक्शन चाहते थे, क्योंकि उस प्रोडक्ट्स की वजह से उनका जो इंडस्ट्री का जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेल नहीं हो पा रहा और वो लोग अच्छे से अपना जो भी कमाई है वो नहीं ले पा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, अब उस वक्त के दो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका नाम है जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर। पुरुषोत्तम दास ठाकुर। क्लियर? तो इस तरह से इंडस्ट्रियल ओनर्स ने अपना पार्टिसिपेट दिया, और इन्हीं सब वजह से कि उनको इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन चाहिए था। फिर उस वक्त के अपनी इंडस्ट्रीज को वो लोग और डेवलप करना चाहते थे, जो कि ब्रिटिश के इंडस्ट्रीज के साथ नहीं कर पा रहे थे रह के। तो इस सब आइडियाज के तहत जाते हुए उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो चलिए, एक तो क्लियर हो गया इंडस्ट्रियल ओनर्स का। अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स का क्या नोशन था। अपोजिट पोल्स। चलिए, इसका मतलब समझते हैं अपोजिट पोल्स। अब इनका जो मेन नोशन था, इनका जो मेन गुस्सा था, वो ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो पूरे इंडियंस का गुस्सा था। वो लोग फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे, सारे इंडियंस चाहते थे। बट इस वक्त इनका मेन मोटिव, इनका मेन जो ये प्रोटेस्ट करना चाहते थे, वो किसके अगेंस्ट करना चाहते थे? इंडस्ट्रियल ओनर्स के अगेंस्ट करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि एक तो इनके जमीन पे, इनके कंपनीज में, इनके इंडस्ट्रीज में ये लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ये लोग को उतना वेजेस नहीं मिल पाता था कि ये लोग अपना जो भी इनका खर्चा होगा वो पूरा हो सके, जो भी इन लोगों की नेसेसिटीज है वो पूरी हो सके। यानी कि इन लोगों को वेजेस उतना नहीं मिलता था जितना ये लोग काम करते थे इंडस्ट्रियल ओनर्स की कंपनी में। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स किसके अगेंस्ट थे? इंडस्ट्रियल ओनर्स के अगेंस्ट थे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया, ओनर्स वर्सेस वर्कर्स, इन दोनों के बीच में भी एक लड़ाई चल रही थी। तो अब ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं गांधीयन व्यू को। ठीक है, अब गांधीयन व्यू को अडॉप्ट करते हैं, इट मींस कि गांधी जी का व्यू क्या था? बॉयकॉट करना। ये तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं? बॉयकॉट करना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग गांधीयन व्यू में क्या क्या पढ़े थे कि ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है, उनके काम को बॉयकॉट करना है, उनके टाइटल्स को बॉयकॉट करना है। तो अब ये लोग उसी गांधी जी के व्यू को लेते हुए इंडस्ट्रियल ओनर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स तो इंडस्ट्रियल ओनर्स के काम को बॉयकॉट करेंगे। वो लोग जो भी काम देंगे उनको, उनका बात नहीं मानेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ? तो ये लोग एक अपना आइडिया देना चाहे, एक अपना व्यू रखना चाहे इंडस्ट्रियल ओनर्स के आगे। इन सब में कांग्रेस का व्यू क्या था? अब कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि अगर हम, देखिए पिछले बार कंट्री साइड में भी पुअर पीजेंट्स का कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया था, और यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी नहीं करने वाली है। क्यों? इनका व्यू क्या था कि ये सपोर्ट नहीं करेगी। इनका सबसे बड़ा व्यू यही था कि हम लोगों को, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को इस मूवमेंट में, इस प्रोटेस्ट में नहीं ज्वाइन करना है। क्यों नहीं ज्वाइन करना है? इसीलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी को फाइनेंस कौन देती थी? इंडस्ट्रियल ओनर्स देती थी। ये FICCI अभी जस्ट मैंने बताया है। सो कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि अगर हम इसके सपोर्ट में आ जाएंगे, और ये किसके अगेंस्ट है? इंडस्ट्रियल ओनर्स के ही अगेंस्ट है। तो जो मुझे फाइनेंस प्रोडक्ट, जो मुझे फाइनेंस करती है, अगर हम उसी के अगेंस्ट चले जाएंगे तो मेरा फाइनेंस तो वहां पे रुक जाएगा। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अपना प्रॉफिट देखते हुए इंडस्ट्रियल वर्कर्स का सपोर्ट यहाँ पे भी नहीं करती है। तो इस तरह से टाउन्स में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इंडस्ट्रियल ओनर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। उनका क्या नोशन था? वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स।
के अगेंस्ट थे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थे, ब्रिटिशर्स के भी अगेंस्ट थे। और फिर हम लोगों ने क्या देखा कि कांग्रेस की व्यू क्या थी, वो उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया था इंडस्ट्रियल वर्कर्स को, क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो लोग इंडस्ट्रियल ओनर्स के अगेंस्ट थे और इंडस्ट्रियल ओनर्स कांग्रेस पार्टी को फाइनेंस करवाती थी। क्लियर? तो चलिए अब कंट्री साइड में और टाउन में दोनों में विमेन तो आएगी ही आएगी, विमेन का भी कुछ रोल होता होगा दोनों में। तो विमेन का क्या रोल था, विमेन क्या क्या की, प्रोटेस्ट की, विमेन भी प्रोटेस्ट की। हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से विमेन ने अपना पार्टिसिपेशन स्टार्टिंग किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी हम लोगों ने ये चीज देखा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी देखा था। वो जो सॉल्ट मार्च में गांधी जी के साथ कुछ विमेन्स भी थी जिन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट टैक्स लॉ को ब्रेक करने के लिए सॉल्ट को बनाया। उसके बाद कुछ ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसी विमेन भी थी जो जेल भी गई थी इन सारे प्रोटेस्ट के कारण। अब सभी लोग जेल गए थे, मैंने बताया था, गांधी जी भी जेल गए थे। तो उसी तरह से कुछ विमेन्स भी प्रोटेस्ट करने के कारण उनको भी जेल भेज दिया गया। बट ये मूवमेंट, ये प्रोटेस्ट विमेन के लिए क्या थी, उसके लिए एक सेक्रेट ड्यूटी थी। सेक्रेट ड्यूटी, सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि मंदिर जाएंगे, चर्च में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, अपनी रिलीजियस प्लेस पे जाएंगे तो एक मन को शांति मिलेगी। हम लोग बहुत पवित्र काम करके आ रहे हैं, ठीक है। तो विमेन के लिए भी ये जो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उनके लिए भी एक पवित्र काम था। तो पवित्र मतलब सैक्रेड, उनके लिए भी एक सैक्रेड ड्यूटी था विमेन के लिए। क्लियर? तो अब इन सब विमेन के सारे कामों को देखते हुए गांधी जी का व्यू क्या था? गांधी जी का व्यू ये था कि विमेन्स को ना ही सिर्फ प्रोटेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, विमेन्स को अपने घर पे, अपने बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए। वो लोग ठीक है सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, उनके सामान को, उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बट साथ ही साथ उनको अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, अपने घर पे ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को और पढ़ा के, उनको और अच्छी शिक्षा दे के देश के लिए कुछ सिखाना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए। ये गांधी जी का व्यू था, किसके लिए था? विमेन्स के लिए था। क्लियर? तो चलिए विमेन के लिए था। तो अब हम लोग देखेंगे सिंबॉलिक प्रेजेंस। सिंबॉलिक प्रेजेंस इट मींस कि लोगों की सोच उस वक्त क्या हुई। अब विमेन प्रोटेस्ट कर रही है तो क्या लोग भी अपना सोच बदल दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बदले, और शायद कभी बदले भी ना। कि उनकी सोच क्या थी कि विमेन प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन अभी भी उनकी सोच वही की वही धरी हुई रह गई कि विमेन क्यों प्रोटेस्ट कर रही है, उनको अपना घर बार पे ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। और उनकी लड़कों की नजर में जो विमेन की पोजीशन थी वो भी जस की तस वैसी की वैसी ही रह गई जो उनके प्रोटेस्ट करने के पहले थी। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से कंट्री साइड में लैंडलॉर्ड्स और पुअर पीजेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। टाउन्स में हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्रियल ओनर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने किस अपने नोशन से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और दोनों जगह विमेन तो होती ही होती है, तो विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया। उसके ऊपर हम लोगों ने गांधी जी की व्यू को देखा कि गांधी जी का व्यू क्या था विमेन के तरफ से। और फिर सिंबॉलिक प्रेजेंस हम लोगों ने देखा कि लोगों की सोच क्या बदल गई थी विमेन के प्रोटेस्ट करने से? बिल्कुल नहीं बदली थी। मेंस की सोच वही की वही थी जो उनके प्रोटेस्ट करने के पहले थी। मतलब वो लोग वही सोचते थे कि विमेन का पोजीशन अभी भी उनके घर में ही है, उनको अपने घर को संभालना चाहिए, उनको अपने बच्चों को संभालना चाहिए। ये व्यू गांधी जी की भी थी कि उनको अपने घर को संभालना चाहिए, अपने बच्चों को संभालना चाहिए। इसलिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, गांधी जी की व्यू थी, बट वो ये भी बोलते थे कि ये बहुत अच्छी बात है कि विमेन भी प्रोटेस्ट कर रही है, बट लोग वहाँ पे क्या बोलते थे कि विमेन को प्रोटेस्ट ही नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर अप कर लिया कि हाउ पार्टिसिपेट्स शो द मूवमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कुछ लिमिटेशंस को देखेंगे, कुछ ड्रॉबैक्स को देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।